What is, according to you, is the dark reality of MBBS, Devansh? और सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़े और वो सोचेगा वो पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बहुत ज़्यादा टफ है। तो अब 2026 वाले बच्चे को क्या मॉक टेस्ट किस हिसाब से लगाने चाहिए? देखो, नीट प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बिना तुम टाइम मैनेजमेंट तो कर ही नहीं सकते। अब नीट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। अब मेरा थोड़ा वियर्ड था, जैसे अब मेरा जो कोचिंग में दोस्त था, मैं अगर टेस्ट से पहले उससे मिलूँ तो या उससे कन्वर्सेशन करूँ तो मेरा पेपर खराब चलता था। तो मैं ट्राई करता था कि मैं उससे मिलूँ ही ना, पढ़ा के जाएंगे, अच्छा समझाएंगे और बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं उनकी स्टडीज़ में। कोई ऐसा रिग्रेट आपकी नीट जर्नी में रहा हो जो आपको लगता है कि अगर ये मुझे पता होता पहले तो मैं शायद ठीक करता होता? मेरा क्या था कि मुझे बायो और केमिस्ट्री ईजी लगते थे, फिजिक्स मेरी को टफ लगती थी। तो और मुझे फिजिक्स करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, तो मैं ट्राई करता था कि मैं बायो को अराउंड 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट करूँ, देन अगेन 40 to 45 मिनट्स में केमिस्ट्री को करूँ। एमबीबीएस में तब वहाँ पे टीचर्स का पढ़ाया समझ में नहीं आता, पढ़ना खुद ही पड़ता है, तो ये कोई रियलिटी है? या हमारे पॉडकास्ट में कोई ऐसी 3 चीज़ें बता के जाइए, 2 से 3 चीज़ें जो नीट 2026 की तैयारी करने वाले बच्चे को पता चल जाए कि हाँ मैं ये करूँगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ चैतन्य भाटिया और चैट्स अनफिल्टर्ड के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है देवांश अरोड़ा, जिन्होंने नीट 2024 में अपना पेपर दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने बढ़िया मार्क्स के साथ गवर्नमेंट सीट इन्होंने ली है। तो थैंक यू सो मच देवांश, आपने चैट्स को अपना टाइम दिया। हेलो चैतन्य, थैंक यू मुझे यहाँ पे अपने साथ बुलाने के लिए। बिल्कुल। तो देवांश, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि नीट 2025 का पेपर आपने देखा, उसका लेवल क्या था, और आपने 2024 का दिया है, तो दोनों में आप डिफरेंस क्या देख पा रहे हैं? अगर मैं अपने नीट 2024 को नीट 2020 से कंपेयर करूँ तो पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था। जहाँ पे 24 में एक बच्चे को बायो करने में 40 to 45 मिनट्स लगे, वहाँ पे यही नीट 2025 में एक बच्चे को अराउंड 1 घंटा तो लगा ही है। और अगर फिजिक्स देखें तो फिजिक्स काफ़ी टफ थी, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे, लेंथी थे, और एक नीट के बच्चे के लिए ज़्यादा मुश्किल थे, और एक जेई का बच्चा ही उसे आसानी से सॉल्व कर सकता है। एग्जैक्टली ये हुआ था। और बायो में तो बहुत से क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड भी आए हैं। हाँ, बायो में एक क्वेश्चन जो सेल चैप्टर है उसका जो पहले यूनिट की डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना एक पेज पे, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि बच्चा छोड़ देता है। एग्जैक्टली वो बच्चा सोचता है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनना है, वो पढ़ता ही नहीं है। और वो सीधा क्योंकि chapter हम शुरू कर लोग भी देवांश पिछले पीवाईक्यूज का पैटर्न देखकर ही पेपर सॉल्व कर रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे और वही कर रहे थे, लेकिन उस साथ तो बिल्कुल पेपर अनएक्सपेक्टेड ही था एक तरीके से। तो यस, देयर वाज अ डिफरेंस। यानी कि एनीवेज, कोई ऐसा रिग्रेट आपकी नीट जर्नी में रहा हो जो आपको लगता है कि अगर ये मुझे पता होता पहले तो मैं शायद ठीक करता होता? हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि जब मैं अपना नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे खाली नीट ओरिएंटेड ही पढ़ना था। मुझे कहा गया था कि मैं खाली नीट का पेपर दूंगा, मुझे नीट ओरिएंटेड स्टडी करनी है, मुझे दूसरे एग्जाम्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। Exactly. जैसे अब मुझे था कि मैं बायोटेक में आगे परस्यू करना चाहता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे सीयूईटी देना होगा और सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा रिग्रेट लगता है। जैसे अब और भी सारे एग्जाम्स हैं, एनएफएसयू, आइजर, तो बच्चों को पता होना चाहिए उनके बारे में कि जब वो नीट के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली वही मैंने भी अपने चैनल पे तभी चलाया था कि आपको बताओ मैं सीयूटी एक्सपीरियंस क्या होता है, सीयूटी के थ्रू आप क्या कोर्सेज ले सकते हैं, उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। एनीवेज, अब एक ऐसा क्वेश्चन जिस पूरे पॉडकास्ट के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, यूनिक वन, कि आप एज एन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू इज द डार्क रियलिटी ऑफ एमबीबीएस, देवांश? जैसे कि अब 2 साल बच्चे ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मजे करेगा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आके। और ऐसी बात नहीं है कि उसे करने चाहिए, मतलब उसे करने चाहिए फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में आके मजे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब बहुत ज़्यादा लीनियंसी दिखाए, बिल्कुल भी ना पढ़े और सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़े और वो सोचेगा वो पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बहुत ज़्यादा टफ है अगर हम इसे नीट से कंपेयर करें तो। जहाँ पे नीट में वो सिर्फ एक बिल्कुल टच कर रहा है स्टडी को, एक किसी भी चैप्टर को सिर्फ बिल्कुल उसका ओवरव्यू ले रहा है, बट एमबीबीएस में वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगी। तुम जितना उस कंसेप्ट के बारे में जान सकते हो, तुमने उतना ही जानना है। ओके। और बच्चा सोचता है कि वो आसानी से पेपर कर लेगा, बट ऐसा नहीं है, उसे पढ़ना पड़ेगा पूरा साल, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। ओके। और टीचर्स वगैरह का क्या रोल रहता है वहाँ पे? टीचर्स का क्या है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो एज अ फ्रेंडली नेचर के नहीं होते। उनको क्या है, जैसे स्कूल के टीचर्स हम देखते हैं, हाँ, नॉर्मल स्कूल के टीचर्स थोड़े फ्रेंडली होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ प्रोफेसर्स इतने हेल्पफुल नहीं होते, उनका सिर्फ यही है कि उनको आना है, अपना पढ़ाना है और उनका काम खत्म। बट बच्चों को यहाँ पे खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और वो जो हम एक मिथ सुनते हैं कि नीट में जब जाओगे एमबीबीएस में तब वहाँ पे टीचर्स का पढ़ाया समझ में नहीं आता, पढ़ना खुद ही पड़ता है, तो ये कोई रियलिटी है या? हाँ, ये थोड़ा है रियलिटी। अब जरूरी नहीं है कि हर एक टीचर ही इतना बेकार पढ़ाएगा या बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएगा। कुछ टीचर्स हैं ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, बट कुछ टीचर्स हैं जो पढ़ा के जाएंगे, अच्छा समझाएंगे और बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं उनकी स्टडीज़ में। ओके। और बट हर एक टीचर पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छा पढ़ाएगा। और एक सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के मन में रहता है कि रिसोर्सेज हमें मिलने चाहिए लैब्स वगैरह में, या जब हमको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस चीज़ में जैसे बॉडीज वगैरह होनी चाहिए, तो ऐसा आपके कॉलेज में है सिस्टम सारा? हाँ, हमारे कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं
हमें एनाटॉमी में डायसेक्शन हॉल में लेके जाते हैं, टीचर समझाते हैं। Okay. बायोकेमिस्ट्री में हमें प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, हमने एग्जाम से परफॉर्म भी करे हैं। ओके और सबसे बड़ी बात, एग्जाम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एग्जाम्स के बीच में गैप नहीं मिलता जनरली। जैसे अब अगर मेरा एनाटॉमी का फर्स्ट पेपर है तो नेक्स्ट डे ही मुझे फिजियोलॉजी का पेपर देना है, और नेक्स्ट डे ही बायोकेम का। अच्छा, मतलब देयर इज नो ब्रेक जैसे स्कूल्स में होता था हाँ, हमारे। वो नहीं मिलता, वो आई थिंक सिर्फ फाइनल एग्जाम्स में मिलेगा, हर पेपर्स में नहीं। अगर चलो जैसे अब मेरा था PCT 1 था जनवरी में, तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल गैप नहीं मिला, बट PCT 2 में मुझे एक दिन दे दिया था हर एग्जाम के गैप में। अब आगे जो जुलाई में मैंने प्रीलिम्स देने हैं तो मुझे गैप नहीं मिलेगा फिर से, और यूनिवर्सिटी एग्जाम से मिलता है गैप। ओके। और एक जो मेस वगैरह का हम सुनते हैं कि घर का खाना नहीं होता है, ऐसा कुछ, ये क्या वो है तो इसके है ही, बारे में? देखो किसी भी कॉलेज में चले जाओ वो खाने की दिक्कत तो आएगी, मेस में जनरली इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। ओके, तो आप फिर कैसे करते हो? आप मेस से खाते हो या कहीं बाहर से? मैंने बाहर से टिफिन लगा रखा है एवरी डे? हाँ, एवरीडे। ओह, तो फिर उसका खर्चा जो होता होगा 2500 मतलब वो आप खुद करते हो सारा? हाँ जी। उसका कोई लेना देना नहीं। ओके, ये अच्छी चीज़ थी जो हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। मतलब अगर आप मैस वगैरह का खाना नहीं खा सकते तो आपको अपना सेल्फ करना पड़ेगा। तो अब जो बच्चे जिन्होंने 2025 का पेपर दिया और अब वो जो आगे जा रहे हैं, अब MBBS में आगे जाएंगे काउंसलिंग के थ्रू, उन बच्चों को आप क्या गाइडेंस दोगे जो वो MBBS फर्स्ट ईयर में ना करें तो बेहतर रहेगा उनके लिए? जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि कंसिस्टेंसी दिखानी है। आप एनाटॉमी है उसे पूरा साल पढ़ो, ये नहीं है कि तुम एग्जाम से पहले पढ़ो। एनाटॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तुम जितनी नॉलेज रख सकते हो उतना पढ़ो उसके बारे में। अब वही फिजियोलॉजी आती है तो फिजियोलॉजी में इतना वो नहीं है, तुम उसमें थोड़ी लेंस दिखा सकते हो, बट कंसेप्ट्स और उसमें कंसेप्ट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके। और बायोकेमिस्ट्री वही है, जैसे तो हमारा मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, तो उनको डिटेल में पढ़ना है। स्टार्टिंग में तुम्हें बोरिंग लगेगा बट इट्स इंटरेस्टिंग। ओके। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, और बच्चा यूजली स्कोर भी सबसे ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में ही करता है। ओके, तो ये पूरा MBBS की एक रियलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों को, यहाँ पे स्टूडेंट्स को। एनीवेज, अब ये क्वेश्चन मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में पूछा था और आपसे पूछूंगा कि नीट जर्नी में आपका कोई ऐसा मिथ रहा है? जैसे मेरा मिथ मैंने बताया था, अगर मैं रेड पेन के जाऊंगा तो ही पेपर अच्छा होगा। आपको कोई ऐसा कोई मिथ रहा? हाँ, मेरा थोड़ा वियर्ड था। जैसे मेरा जो कोचिंग में दोस्त था, मैं अगर टेस्ट से पहले उससे मिलूं तो या उससे कन्वर्सेशन करूं तो मेरा पेपर खराब जाता था। तो मैं ट्राई करता था कि मैं उससे मिलूं ही ना टेस्ट से पहले, मैं जानबूझ के टेस्ट शुरू होने के 5 मिनट बाद जाता था जिससे मेरे को उससे मिलना ही ना पड़े। तो आई थिंक ये एक यूनिक मिथ है वही कि दोस्त की शक्ल देखेंगे तो पेपर खराब जाएगा। यहाँ पे आ ये थोड़ा वियर्ड था। वियर्ड ही है सच में। एनीवेज, ओके, तो दिवांश मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, आप क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम में नीट निकाला है तो आप हमारे पॉडकास्ट में कोई ऐसी 3 चीज़ें बता के जाइए, 2 से 3 चीज़ें जो नीट 2026 की तैयारी करने वाले बच्चे को पता चल जाए कि हाँ मैं ये करूंगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। ऐसी 3 चीजें। देखो सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि पेपर को प्रिडिक्ट मत करो। बच्चे क्या करते हैं कि पेपर को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं, उससे क्या होता है कि वो सिर्फ PYQs पे फोकस करते हैं। ठीक है, PYQs पे फोकस करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ PYQs ओरिएंटेड पढ़ाई करो। तुम्हें इजी टॉपिक्स भी देखने हैं और डिफिकल्ट टॉपिक्स भी देखने हैं। अब जैसे नीट 2025 आया, तुम बच्चों ने क्या किया, वो 24 से कंपेयर किया, इजी या मॉडरेट पेपर्स दिए, बट अब पेपर डिफिकल्ट आ गया ना। एग्जैक्टली। तो वही है, अब फिर बच्चों को कम से कम डिफिकल्ट पेपर्स देने का होना चाहिए कि वो कर सकते हैं। और इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी हमारी गलती रहती है कि हम पेपर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। मैंने भी काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि फिजिक्स में दिवांश मुश्किल क्वेश्चन छोड़ दिया लेवल 3 वाला, जबकि मुझे करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, 2026 वाले बच्चों के लिए तो पूरा 1 ईयर है प्रिपरेशन करने के लिए कि वो हर टाइप का क्वेश्चन एक बार आंखों से निकाल लें। और सेकंड चीज़ मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। जो सुबह क्लास में पढ़ाया है वो शाम को आके रिवाइज करो, उसके न्यूमेरिकल्स निकालो। उसको डेली का काम डेली करोगे, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बैकलॉग्स नहीं लगेंगे, काम इजी रहेगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ना, जैसे मतलब मैंने भी कई बार किया कि मान लो मेरे पास बायो का क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आसान, चौथा मुश्किल है, तो मैं चौथे के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, उन तीनों को रिस्पेक्ट नहीं देता। तो ये रहता है। लेकिन आई थिंक अब पेपर देने का मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट दो, है ना, देना चाहिए ना, देना चाहिए। ओके, तो दिवांश एक और क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट जो है हम लगाते हैं जैसे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर भी वैसा आए। लेकिन जैसे इस बार हमने मॉक टेस्ट लगाए, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के मैंने मॉक टेस्ट लगाए, लेकिन ऑब्वियसली पेपर का लेवल कुछ और था हटके। तो अब 2026 वाले बच्चे को क्या मॉक टेस्ट किस हिसाब से लगाने चाहिए? देखो, नीट प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बिना तुम टाइम मैनेजमेंट तो कर ही नहीं सकते।
अब नीट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम नीट को जेई से कंपेयर करोगे तो जेई में एक टाइम मैनेजमेंट है, मैटर करती है, बट इतना नहीं जितना तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करेगी। एग्जैक्टली। बट नीट में एक मेन चीज़ रहती है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है। तुमने कैसे बायो करनी है, कितने टाइम लगा के बायो करनी है, फिर कितना टाइम केमिस्ट्री को देना है, अब तो फिर कितना टाइम फिजिक्स को देना है। कई बच्चों को होता है कि फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना है, कईयों को होता है कि बायो उनकी मुश्किल लगती है तो बायो का ज़्यादा टाइम देंगे। अब मेरा क्या था कि मुझे बायो और केमिस्ट्री ईजी लगते थे, फिजिक्स मेरी को टफ लगती थी। तो और मुझे फिजिक्स करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो मैं ट्राई करता था कि मैं बायो को अराउंड 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट करूँ, देन अगेन 40 to 45 मिनट्स में केमिस्ट्री को करूँ। फिर जो अगर मेरा 1.5 घंटा बचता था तो मैं उसमें फिजिक्स करता था और अपनी OMR को फिल करता था। ओके। तो अब मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा देना है, वो तुम्हें कंसिस्टेंसी भी दिलाएंगे। तुम जितने हो सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो, और यही नहीं है कि तुम सिर्फ इजी लेवल के मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इजी लेवल के देते रहेंगे, अगर बाद में उनको टफ नीट पेपर मिलेगा तो वो कर ही नहीं पाएंगे। तुम्हारे इजी पेपर में नंबर अच्छे आएंगे, तुम्हें खुशी होगी, बट वो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जितना ज़्यादा टफ मॉक टेस्ट दोगे उतना फ़ायदा है। एग्जैक्टली। बट तुम ऐसा करो कि एक इजी टू मॉडरेट रखो, इजी भी दो, मॉडरेट भी दो, टफ भी दो, जैसे तुम तीनों चीज़ें के लिए प्रिपेयर रहो। अब जैसे कई बार होता था कि हम इतना ज़्यादा टफ देते थे कि हम इजी ही नहीं कर पाते थे पेपर। तो जब तुम easy तीनों पेपर में आता है। बैलेंस रखो। एग्जैक्टली। तो मतलब मॉक टेस्ट दो लेकिन हर लेवल का दो, तो कि तुम तो पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो एनीवेज। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच देवांश, आपने स्पेशली टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा हमारे साथ पॉडकास्ट करके। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो थैंक यू सो मच। और ऑडियंस तक हमारे एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी कि अगर आप भी MBBS में जाना चाह रहे हैं तो आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।